हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक नए टॉपिक के साथ में आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास 11 से हम एक टॉपिक उठाएंगे, एक नया चैप्टर और एक नया टॉपिक। आइए देखते हैं। चैप्टर हमारा क्या रहने वाला है? मोशन। मोशन चैप्टर रहने वाला है, बट मोशन के अंदर क्या रहेगा? मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स and rigid body। चैप्टर का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना? चलिए, क्या चैप्टर है? मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। क्लास अपनी कौन सी रहने वाली है? 11th। ठीक, चलो। कई बार क्या होता है, क्लास बताना भी जरूरी होता है, वरना हमें अपने चैप्टर्स नहीं पता होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें अपने चैप्टर्स नहीं पता होते, पूरा साल निकल जाता है और पता लगा क्लास 11th का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था और 12th वाले बच्चे बैठ करके आधे घंटे से वीडियो को देखे जा रहे थे, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है कि शुरू में ही चैप्टर के साथ में क्लास भी बता देना ठीक रहता है। ओके, चलो तो शुरू करेंगे भाई। आज का चैप्टर हमारा मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी और क्लास अपनी 11th। चलो, यहाँ पर हमारा एक दो लेक्चर आज का जो, ऐसा नहीं है कि पहला ही लेक्चर चैप्टर का हमारा रहने वाला है। इससे पहले भी एक दो लेक्चर हमारे इस चैप्टर के हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक्स आपके सीखे थे कि इसके बारे में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बेसिक्स हमने कुछ सीखे थे। सेंटर ऑफ मास वगैरह को डिस्कस किया था, रिजिड बॉडीज वगैरह को डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा ये लेक्चर है, इसके अंदर एक्चुअली हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन की, ठीक है ना? कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेजेंट है। कौन सा? एक्स वाई, ये इसका ओरिजिन है, ठीक। चलो, अपने पास में जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं, तो टॉपिक क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। चलो, धीरे धीरे करके सारी बातें होंगी, सब कुछ धीरे धीरे करके समझ में आएगा। हमारे पास में ये एक दो पार्टिकल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है? ये इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग है। अब सर ये टू पार्टिकल सिस्टम क्या है? तो उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि चैप्टर हमारा नया है, लेकिन क्लास हमारी फर्स्ट नहीं है। इससे पहले भी हमारा क्या है, इस चैप्टर के बेसिक्स को लेकर के एक या दो लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना? तो चलो फिर भी, लेकिन हर बार एक प्रथा तो रहती है। क्या प्रथा रहती है? कि भाई जब भी नया लेक्चर शुरू करेंगे तो पुराने टॉपिक्स को एक बार जरूर हम रिवाइज करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, देखो बहुत ही बेसिक चीज है और बड़े ही लेमन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे हाथ में आप लोगों को ये पेन दिख रहा है, ठीक है? ये मार्कर आपको नजर आ रहा है। चलो, अब इसको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? इसको मैं देखिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? इसको मैंने बैलेंस किया और इसको मैंने एक टू पार्टिकल सिस्टम मान करके मैं आपको समझा रहा हूं। क्या टू पार्टिकल सिस्टम? भाई एक पार्टिकल मैं इसके लेफ्ट में मान करके चल रहा हूँ, एक पार्टिकल इसके राइट में मान करके चल रहा हूँ। इसको मैं टू पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करता हूँ और ये जहां पर बैलेंस्ड है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है सेंटर ऑफ मास। मतलब कि ऐसा मैंने माना कि इस टू पार्टिकल सिस्टम का, इस पेन का जो आपका मास है, टोटल मास है, वो कंसंट्रेटेड है उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर इस समय ये पेन क्या है, बैलेंस है मेरी उंगली के ऊपर, ठीक है ना? तो इसी को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, टॉपिक को। इसी से रिलेटेड हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि एग्जैक्टली अपना ये सेंटर ऑफ मास इस पूरे पेन के अंदर, भाई ये पेन तो काफी लंबा है ना, इसकी तो लेंथ काफी ज्यादा है, तो इस पूरे लेंथ में अपना सेंटर ऑफ मास किस जगह पर लोकेटेड है, ये हम कैसे फाइंड करें? इसके लिए हमारे पास में डेरिवेशन होनी चाहिए, एक फॉर्मूला होना चाहिए। साथ ही अगर हमें इसके अंदर मोशन को फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कौन सी इक्वेशंस अप्लाई करने जा रहे हैं? अपनी न्यूटन की इक्वेशंस को ही अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का यूज हम करेंगे धीरे धीरे करके। तो उन्हीं इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर भी जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा
जहां पर भी आपका सेंटर ऑफ मास होगा, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी, उस पे लगने वाली फोर्स, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी न्यूटोनियन इक्वेशंस हैं, वो सारी इक्वेशंस हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कुछ नए तरीके से हम उनको इक्वेशंस को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो वही आज हमारी क्लास रहेगी। तो अभी जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। उसकी हम पोजीशन को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। चलो, और साथ ही साथ में फोर्स के, मान लीजिए अगर ये एक टू पार्टिकल सिस्टम है, जैसे कि पेन है, ये टू पार्टिकल सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर निकल आता है, इसका सेंटर ऑफ मास किसी इस पॉइंट पर निकल आता है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो ये जो सेंटर ऑफ मास जो हमारा निकल करके आएगा, हम ऐसा मान करके चलेंगे, एक इक्वेशन आएगी हमारे पास में, हम ये मान करके चलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जो आएगी कि सारी की सारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो इसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एक टू पार्टिकल सिस्टम है, और इसके अंदर आज हमें डेरिवेशंस फॉर्मूलाज के लिए करनी है। चलो, तो ये यहां पर क्या है, अपना इस पॉइंट पर m1 मास लोकेटेड है, इसको हम कहां पर लिखते हैं, कहां पे लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं, m1 मास लोकेटेड है, और इस पॉइंट पर अपना m2 मास लोकेटेड है। दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, टू पार्टिकल सिस्टम है, तो एक पार्टिकल का मास m1, एक पार्टिकल का मास m2, और O से ये कहां पर लोकेटेड है, A पॉइंट पर, और ये कहां पर लोकेटेड है, B पॉइंट पर, ठीक है। आपका पोजीशन वेक्टर क्या है, इस m1 मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर, और m2 मास का क्या है, r2 वेक्टर। इसी तरह से इसको हमने नाम दे दिया C, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ऐसा हम मान करके चल रहे हैं कि दोनों m1 m2 मास को, इस टू पार्टिकल सिस्टम को जोड़ने वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ जॉइनिंग जिसको कि हमने डॉटेड ड्रॉ किया है, उस लाइन ऑफ जॉइनिंग के ऊपर ही कहीं पर सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, हमें नहीं पता कहां पर लोकेटेड है, उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, हमें नहीं पता। उसके अंदर जो मोशन होगा उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, किस एक्सेलरेशन से वो सेंटर ऑफ मास जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट को, वो किस एक्सेलरेशन के साथ में आगे मोशन करेगा, क्या उसके ऊपर टोटल फोर्स लगेगी, ये सारी की सारी चीजें हमें थोड़ी देर में डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला की हेल्प से मिलने लगेगी। अच्छा, जैसे कि अपना ये पेन था ना, तो इसका क्या था, इसका कुछ सेंटर ऑफ मास था, क्या था इसका, सेंटर ऑफ मास था, समझे। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इस पेन को आगे की तरफ मूव करता हूँ, आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसके किसी एक पॉइंट पर क्या लगाऊंगा, फोर्स लगानी शुरू करूंगा। अगर ये आगे की तरफ मूव होना शुरू करता है, कि लीनियर पाथ पर आगे बढ़ता है, तो मैं ऐसा मान करके चलूंगा कि वही पॉइंट क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, और जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस मैं लगा रहा हूं, मैं उसी पॉइंट पर लगाता हूं, और इस पेन के अंदर मोशन देखने को मिलता है, मोशन प्रोड्यूस होता है, ये पेन एक्सेलरेट होता है। और अगर मेरे पुश करने से ये पेन लुढ़क जाता है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि उस पॉइंट पर एटलीस्ट इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड नहीं है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, बीच में है, या फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेजेंट है, या नीचे की तरफ प्रेजेंट है, एग्जैक्टली नीचे नहीं है, थोड़ा सेंटर और जो लोअर पॉइंट है उसके कहीं बीच में प्रेजेंट है, ये पता कैसे लगेगा, हम फोर्स एग्जैक्टली कहां पर लगाएं इसके ऊपर, सो दैट इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हो जाए। तो कहां पर लगाएं, सेंटर ऑफ मास पर लगाएं, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमें पता नहीं है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर ऐसा मान लेते हैं, इस पॉइंट पर लोकेटेड है, ठीक है। अब इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने क्या बोल दिया, RCM वेक्टर। CM लिख दो या COM लिख दो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ एक ही बात है, CM COM एक ही बात है। ये इतनी चीज क्लियर होगी। फिर से बता देता हूं, दो अपने पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, m1 A पॉइंट पर लोकेटेड है, m2 B पॉइंट पर लोकेटेड है। इस ओरिजिन से इस m1 मास की का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r1 वेक्टर है, m2 मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r2 वेक्टर है, और इन दोनों पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन ऑफ जॉइनिंग जो कि डॉटेड है, उसी के ऊपर कहीं पर भी, उसी के ऊपर सेंटर ऑफ मास भी लोकेटेड है इस टू पार्टिकल सिस्टम में, हमें नहीं पता कहां पर। उसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है,
और ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का जहां पर हम सेंटर ऑफ मास मान के चल रहे हैं, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है ना, या फिर RCO1 वेक्टर है। चलो अब हमें डिराइव करना है कि भाई इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, इसका RCO1 फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये सब डेरिवेशन सब हम करेंगे। शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, इसके पास में पहले हम लिख लेते हैं कि इसके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, इसके पोजीशन वेक्टर्स क्या है। देखिए पहला हम देखते हैं, पहला क्या है, OA वेक्टर R1 वेक्टर के इक्वल है। दूसरा क्या है, OB वेक्टर, ये क्या है, R2 वेक्टर के इक्वल है। और थर्ड क्या है, OC वेक्टर, ये क्या है, RCM वेक्टर के इक्वल है। ये सारे के सारे क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर्स हो गए, ठीक है ना। पार्टिकल्स अपने कौन से हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम है ये, ठीक। और इसके अंदर आपके 2 पार्टिकल्स कौन से हैं, एक का मास है, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है, m1, और मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल का मास क्या है, m2, ठीक है। ये हमारे 2 पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1, एक का मास m2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलो अब इन दोनों पार्टिकल्स, जिसको कि हमने मास m1 m2 बोला है कि इनका मास m1 m2 है, इनकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटीज ऑफ masses m1 and m2 at an instant of time t, ठीक है भाई। जब ये आप देखिए ना, अगर ये पेन है, अगर ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो जो हम इसके 2 पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं जिनका मास m1 m2 है, तो हम उनकी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई देखो ना, एक तो वेलोसिटी आपकी क्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए टाइम क्या है, 0 है, और फिर टाइम हो गया 10 सेकंड। कोई एक पर्टिकुलर मोशन है, उसमें इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम t1 और t2 इसको हम ले लेते हैं, फाइनल टाइम क्या है, 10 सेकंड है। तो 0 डेल्टा t क्या हो गया, t2 माइनस t1। भाई चेंज इन टाइम क्या होगा, t2 माइनस t1, तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो यहां पर अपने को क्या मिल गया, एक टाइम इंटरवल मिल गया, प्रॉपर टाइम इंटरवल मिल गया। तो इस टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी उसने गेन कर ली है, या फिर उसकी जब टाइम 0 था तब क्या वेलोसिटी थी, और अब टाइम इंटरवल 10 सेकंड के बाद में उसकी क्या वेलोसिटी हो गई है। तो इस तरह से एक हम वेलोसिटी देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। एक हो सकता है, एक हमसे कोई ये भी तो बोल सकता है कि भाई जब एग्जैक्टली 10 सेकंड है, जब एग्जैक्टली 10 सेकंड जब टाइम है, उस एग्जैक्ट 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, वो हमें बताइए। उस एग्जैक्ट 10 सेकंड पर, वो ये नहीं कह रहा कि आप 0 से लेकर के 10 सेकंड का जो ये टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में उसकी क्या वेलोसिटी है ये फाइंड करके बताओ, वो ऐसा नहीं कह रहा। वो क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 10 सेकंड पर उसकी क्या वेलोसिटी है ये बताइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई, जब ये आपका टाइम 0 है, 0 से बढ़कर के मान लीजिए 2 सेकंड हो गया, फिर ये 5 सेकंड हो गया, फिर बढ़कर के 10 सेकंड हो गया। तो एक तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि 0 के और 2 के बीच, 0 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में क्या वेलोसिटी थी उसकी। एक आप क्या फाइंड कर सकते हैं 5 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में क्या वेलोसिटी थी। तो आपको ये प्रॉपर टाइम इंटरवल मिल रहा है आपको देखने के लिए। लेकिन एक वो ये भी तो कह सकता है कि भाई एग्जैक्टली 5 सेकंड पर, जब टाइम कितना था 5 सेकंड, तो एग्जैक्टली उस टाइम पर आप मुझे वेलोसिटी फाइंड करके दीजिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। मींस वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटली मतलब बोलते हैं ना कि इंस्टेंटली ये काम हमें करके दो, फटाफट से ये काम हमें करके दो। तो मतलब एग्जैक्टली उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी क्या है, वो हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो यहां पर मास m1 और m2 की क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पुट करेंगे। लेकिन वो क्या होगी,
तो देखते हैं वो क्या होगी, लेट अस सी। तो यहां पर लिखता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, एक बॉक्स बना लेते हैं। आपकी मास 1 की वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं, v1 वेक्टर, ठीक है। ये क्या होगी, इट विल बी, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताऊंगा। इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, तो देखो एग्जैक्टली समझने के लिए तो आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, कौन सी, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको यहां पर बता सकता हूं अगर आपको समझना है। तो वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या होती है, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टोटल टाइम टेकन, ये आपकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। आपको अच्छे से ये बात पता है, ठीक है ना, वेलोसिटी वेक्टर। अब अगर वो एग्जैक्ट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें फाइंड कराएगा, भाई एग्जैक्टली इस टाइम पर मुझे फाइंड करके दो, बिल्कुल जब 20 सेकंड हो गए हैं, एग्जैक्टली जब मेरी घड़ी में 20 सेकंड हो रखे हैं, तो मुझे यहां पर इस इंस्टेंट पर बताओ क्या वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, आप उसको मेजर करके बताओ। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपनी एवरेज वेलोसिटी पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट टाइम टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, कैसे, ये देखिए लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब कि जो चेंज इन टाइम है, अब हम वो क्या ले रहे हैं, वो टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, मतलब लगभग 0 के आसपास में, हम 0 नहीं ले रहे हैं, उसको ये मत बोलते ना टेंड्स टू 0 का मतलब 0 नहीं होता एग्जैक्टली, क्या होता है, मतलब जो टाइम में जो चेंज आया, भाई एक तो चेंज कौन सा आया, एक तो आया 0 सेकंड से 10 सेकंड तक का, ठीक है ना, एक तो ये आया, ये तो ठीक है, इसमें तो आसान हो जाएगा आपका चेंज इन टाइम रखने के लिए, इजीली आप चेंज टाइम टेकन या डेल्टा टी फाइंड करके दे दो। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि ये जो मोशन यहां से यहां तक हो रहा था, ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करके दो, आप मुझे एग्जैक्टली 5 सेकंड पर क्या वेलोसिटी थी ये फाइंड कर दो, एग्जैक्टली 5 सेकंड पर क्या थी। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो हमारी होती है उसके ऊपर हम लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब कि जो चेंज इन टाइम है, जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी है, वो कितना हम लेते हैं, टेंड्स टू 0, मतलब जो बदलाव आया टाइम में वो कितना आया, टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि जो बदलाव आया वो कितना आया, लगभग 0 के बराबर, मतलब बहुत कम बदलाव, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि ऐसे ये चुटकी बजी, ठीक है, या फिर हमने ऐसे पलके झपकाई, कि भी ऐसा बोल दे कि भी जब तुम्हारी पलके झपकी तो उस टाइम पर आपकी कार की क्या वेलोसिटी थी, अब पलके झपकी तो यहां पर आप डेल्टा टी क्या लोगे, चेंज इन टाइम क्या लोगे, भाई ये तो बहुत कम चेंज है ना टाइम में, ये तो कंसिडरेबल चेंज है, 0 से लेकर के 10 सेकंड, ये तो आसान है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि भाई जिस समय तुम्हारी पलके झपकी, जैसे कि मेरी पलके झपक रही है, ठीक है, तो जब आपने पलके झपकाई तो उस समय पर बताइए कि आपकी कार की क्या वेलोसिटी थी, तो ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, आपकी एवरेज वेलोसिटी पर लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब के बहुत 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 कम चेंज आया है टाइम में, 0 नहीं है, 0 नहीं है, कितना है, 0 के लगभग, बहुत कम, डेसिमल 0.001 सेकंड का चेंज आया लाइक दैट। तो तब ये हमारा क्या बन जाता है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी, मतलब कि बहुत ही स्मॉल चेंज इन दिस पोजीशन एंड वेरी स्मॉल चेंज इन दिस टाइम। तो ये हमारा क्या बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू वेलोसिटी। शायद आपको ये अब समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे रखा है। अब इसको यहाँ पर हमने x, पोजीशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, पता है ना, ओरिजिन से जो आपको एक स्ट्रेट, एक बिल्कुल सीधा पाथ प्रोवाइड करा देता है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि आप देखो ना, अगर आपको ओरिजिन से इस ए पॉइंट पर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा आपको एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा, फिर आपको कुछ वाई एक्सिस में भी चलना पड़ेगा, तब आप ए पॉइंट पर पहुंचेंगे। लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हैं डायरेक्टली इस वाले रास्ते से भी तो ए पॉइंट पर एक शॉर्टकट से सीधे भी तो पहुंच सकते हो। तो ये क्या बताता है पोजीशन वेक्टर, आपको एक स्ट्रेट एक शॉर्टेस्ट पाथ बता देता है ओरिजिन से उस पॉइंट का। किस पॉइंट का? जहां पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल के लिए क्या है रब कर देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो ठीक है, तो ये अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये हमारा क्या है, वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भाई, किसी भी डाउट के साथ आगे नहीं बढ़ना। और हमेशा मैं क्या बोलता हूं कि अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है और हम जैसे ऐसे ही उसको रट लेते हैं किसी के बताने से या कहीं पर पढ़ करके, तो वो क्या है, वो एक बहुत ही गलत तरीका है। ठीक है, वो हमें हमेशा परेशान करेगा। अच्छा v2 क्या है? v2 वेलोसिटी ऑफ m2 मास, तो वो क्या होगी? वो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगी, लेकिन किसका? r2 का, क्योंकि भी उसका पोजीशन वेक्टर तो r2 है ना, r1 थोड़ी है उसका पोजीशन वेक्टर, सब जगह r1 थोड़ी चिपका देंगे। ठीक है ना, तो v1 वेक्टर क्या है? dy dt r1 वेक्टर, v2 वेक्टर क्या है? dy dt r2 वेक्टर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई किसकी? m1 मास की और m2 मास की। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसकी? फोर्सेस की। इसके ऊपर फोर्सेस क्या है? देखो डायग्राम तो जिसने समझ लिया और जिसने इन सारी क्वांटिटीज पर ध्यान से फोकस करके इनको समझ लिया, तो फिर डेरिवेशन उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर किसी ने यहां पर जल्दबाजी कर दी तो डेरिवेशन कभी भी समझ में आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फोर्सेस कौन सी लगनी है भाई? दो तरह की फोर्सेस लगनी है। कौन सी लगनी है? दो तरह की। पहली फोर्सेस देखो कौन सी है? एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन सी है एक्सटर्नल फोर्सेस? पहली देखिए, एक को तो हम नाम दे देते हैं F1 वेक्टर और एक को नाम दे देते हैं सेकंड को F2 वेक्टर। मैं एक बार देख लूं आपको नीचे का नजर आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ बढ़िया नजर आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि जब मैं वीडियो शुरू करता हूं तो बोर्ड थोड़ा कम दिखता है और कुछ देर के बाद देखता हूं तो फिर पूरा बोर्ड दिखने लगता है। मुझे नहीं पता इस फोन के अंदर किस तरह से क्या मतलब क्या टेक्निकल अरेंजमेंट है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट मैंने देखा तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलो, तो फोर्सेस कौन सी लगनी है? एक्सटर्नल फोर्सेस। किसके ऊपर लगनी है ये फोर्सेस? ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कौन सा सिस्टम ऑफ पार्टिकल? ये टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो एक तो इस ए के ऊपर लग रही है, ये देख लो, एक तो इस ए के ऊपर लग रही है, इसको हमने नाम दे दिया है F1 वेक्टर। एक इस बी के ऊपर लग रही है, इसको हमने नाम दे दिया है F2 वेक्टर। ठीक, ये तो होगी हमारी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाली फोर्स, जो कि शायद मैं लगा रहा था। ठीक है, मैं लगा रहा था, इसको आगे की तरफ मूव कर रहा था। ठीक, चलो। अच्छा, दूसरी फोर्सेस कौन सी हैं? यहीं पर ही लिख देते हैं भाई। दूसरी फोर्सेस है आपकी इंटरनल फोर्सेस। चलो, कौन सी इंटरनल फोर्सेस? इंटरनल फोर्सेस जो कि अंदर से लग रही है, जो कि एक दूसरे के बीच में लग रही है पार्टिकल्स के। एक को हम नाम दे देते हैं F12 और एक को हम नाम दे देते हैं F21। ठीक है, F12 F21। अब F12 किस पे लग रही है? F12 लग रही है पार्टिकल 1 पे, लगा कौन रहा है? पार्टिकल 2, मतलब कि M1 मास पे लग रही है और M2 मास उसको लगा रहा है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो इसको क्या लिख देंगे? ऑन M1 बाय M2। ठीक है, और ये क्या है? ये लग रही है ऑन M2। कौन लगा रहा है? बाय M1। कौन लगा रहा है? M1। ठीक, अब ये फोर्सेस जो है इंटरनल फोर्सेस, ये आगे जाकर के आपकी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, वेनिश, गायब हो जाएंगी आपके पिक्चर में से। क्यों गायब हो जाएंगी? इसलिए गायब हो जाएंगी कि यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर आपने पढ़ा है न्यूटन का, अभी मैं बोल रहा था ना कि हम सारा का सारा यहाँ पर न्यूटोनियन इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं, धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा। अगर न्यूटन का आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तो वो क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फोर्सेस जो है वो हमेशा पेयर में काम करती हैं और अगर एक्शन है तो फिर वहां पर रिएक्शन है। ठीक,
तो ये जो फोर्सेस पार्टिकल्स के सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच में लग रही हैं वो कैसी होंगी? भाई ये पेन है, ये भी तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, और सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो सभी इंटरनल फोर्स है। अब वो जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो सभी क्या है? वो सभी आपकी इक्वल एंड अपोजिट है। मतलब कहने का क्या है कि ये जो F12 है, यहाँ पर लिख दूं, चलो यहाँ पर रहने दो, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में इसको लिखेंगे। मतलब क्या है कि जो आपका F12 है वो इक्वल है किसके? F21 के, ठीक है। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और इसकी वजह से क्या हो जाती है? दोनों ही कैंसिल आउट हो जाती है। चलिए, तो आगे चल करके हम इसको लिखेंगे और प्रॉपर्ली फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। चलो मैं इसको रब कर देता हूं। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में काफी कुछ निकल करके सामने आ गया है, और धीरे धीरे करके अब हम इससे क्या बना सकते हैं? अपने कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं जो कि हमारे फॉर्मूला को डेराइव करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। चलो देखो, अब हमारी बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अभी किस किस को याद है? किस किस को याद है? सर किसी को भी याद नहीं है। सर किसी को भी याद नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी याद नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। अगर आप जानते तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता, मेरा यहाँ कोई काम नहीं करता। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is directly proportional to the total force applied in the direction of force, in the direction of force। क्या समझ में आया? सर समझ में कुछ भी नहीं आया, बस हाँ ऐसा कुछ था, हमने भी पढ़ा था, वो याद आ गया, बाकी समझ में कुछ भी नहीं आया। चलो भाई, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हमें ये याद आ गया कि हमने कहीं पर पढ़ा था, ठीक है। समझा मैं 3 लॉ ऑफ मोशन थे न्यूटन के। सेकंड उसमें से क्या बोलता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टोटल फोर्स के, जो कि टोटल फोर्स लगाई है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया सर, ये आपने क्या समझाया? कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। देखो क्या था आपका? मोमेंटम था P m इंटू वी, इसका फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा P1, मेरे पास में कुछ P2 भी है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू V2। अब मैं जो चेंज फाइंड करूंगा P2 माइनस P1, वो मेरा क्या हो जाएगा? m, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको या फिर u ले लेते हैं ना, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। mv माइनस mu, m कॉमन लिया, v माइनस u। भैया आप लोग एक बात बताइए कि मोमेंटम का चेंज ऐसे फाइंड करोगे ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो था वो कितनी स्पीड से चल रहा था? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर स्पीड बढ़ करके 20 मीटर पर सेकंड हो गई। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज चेंज बोल रहे हैं हम यहाँ पर, तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो m इंटू यू, m इंटू वी। अब मास तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि मास तो क्या है? मास तो आपका कांस्टेंट है, मास तो क्या है? कांस्टेंट है, तो वो यहाँ पर भी क्या रहेगा? वो यहाँ पर भी कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक। अब जो चेंज आया मोमेंटम के अंदर वो कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो ये क्या हो गया? mv माइनस mu, mv माइनस mu, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मास हमारा कॉमन आ गया, मास हमारा कॉमन आ गया। अब यहां पर देख करके एक बात क्लियर हो गई कि मोमेंटम में जो चेंज आया वो वेलोसिटी की वजह से आया। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी
आपकी सेम होती तो क्या मोमेंटम में चेंज आता? भाई कोई चेंज नहीं आने वाला था मोमेंटम में, तब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आने वाला था क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं बदली और मास तो कांस्टेंट था ही ऑलरेडी। तो इसका मतलब मोमेंटम में जो चेंज आया वो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आया, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज होकर चेंज हुई चाहे वेलोसिटी डिक्रीज होकर के चेंज हुई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट चेंज हुई है। हमने इस बात को पकड़ लिया भाई कि चेंज तो हुई है कम से कम, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, हमने देखा कि वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन आपने एक चीज और देखी कि वेलोसिटी में चेंज आया क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आने के पीछे क्या चीज रिस्पॉन्सिबल थी? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। क्या चीज रिस्पॉन्सिबल थी भाई? ये जो चेंज आया ये किसकी वजह से आया? ये आया एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। आपने कुछ फोर्स लगाई होगी ना भाई, आपका ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, अचानक से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थोड़ी चलने लग जाएगा। आपने कुछ ना कुछ फोर्स लगाई होगी ना उसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स लगाई होगी, अनबैलेंस फोर्स, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में क्या आया होगा? चेंज आया होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते क्या कि ये जो, अच्छा इस चेंज को आने के लिए कुछ टाइम भी लगा होगा, कुछ टाइम भी तो होगा ना। अब ऐसे थोड़ी है कि 5 से 20 हो गई स्पीड बढ़ करके और टाइम कुछ लगा ही नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो लगा होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट 5 मिनट कुछ तो टाइम लगा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया आपका? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। भाई यही तो है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, वो यही तो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम में किस रेट से चेंज आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स अप्लाइड के, जो फोर्स आपने लगाई। अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो मोमेंटम में कोई चेंज आने वाला ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था, इट वाज इम्पॉसिबल। तो यहां पर जो मोमेंटम में चेंज आया इन सम गिवन टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये चेंज किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा, समझे? तो ये चीज हमें सेकंड लॉ ने बताई। अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर फिर से पढ़ने लग गई है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बढ़िया से समझाया है, ठीक है ना। अब इसको आप समझ गए होंगे कि मोमेंटम में चेंज फोर्स के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह से है। चलो अब जो हम लिखेंगे ना, अब वो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। अंधेरे में तीर आप नहीं चलाओगे। चलो तो इसके अकॉर्डिंगली अपना जो P1 वेक्टर है वो कितना है? M1 V1 वेक्टर। P1 वेक्टर कहां से आ गया सर? ये क्या है P1 वेक्टर? अरे भैया ये मोमेंटम है, किसका? M1 मास का मोमेंटम है, तो P1 से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो किसका मास, कितना मास है उसका? M1। वेलोसिटी क्या है? V1 वेक्टर, वही लिखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा P2 का कितना हो गया? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। P2 वेक्टर कितना हो गया? ये कितना हो गया? M2 V2 वेक्टर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब सेकंड लॉ ने हमें क्या कहा था कि दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी हम इसमें रेट लगाएंगे, मतलब कि टाइम को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक। कौन सी फोर्स अप्लाइड? इंटरनल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स मत कर देना, वो तो खत्म हो जाएंगी। कौन सी? एक्सटर्नल फोर्सेस, समझे? कौन सी? एक्सटर्नल फोर्सेस। तो चलो लिखते हैं नाउ इस सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिखेंगे कि जो चेंज इन मोमेंटम है d by dt P1 वेक्टर इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? फोर्स अप्लाइड के इक्वल है, ठीक है। टोटल फोर्स, कौन सी फोर्स? टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स है। अब टोटल फोर्स में तो इंटरनल फोर्स भी आप एक बार तो इंक्लूड करोगे ना, बाद में जाकर के कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बट शुरू में तो अगर टोटल बार बार बोल रहे हो तो टोटल में तो भाई उसकी भी गिनती करोगे, उस बेचारे को किसने छोड़ना। तो d by dt P1 वेक्टर क्या हो गया आपका? F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर, ये हो गई टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल 1, जिसका मास क्या है? M1, ठीक है। अच्छा चलो क्लियर हो गई ये बात, तो सर इतनी तो बात समझ में आ गई। अब ये P1 वेक्टर क्या है? तो इसको हम लिखते हैं P1 वेक्टर क्या है? M1 V1 वेक्टर
इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F वेक्टर। ठीक है, अब इसी तरह से अपने सेकंड जो M2 मास है, जो सेकंड पार्टिकल है जिसका मास M2 है, भाई उसकी भी तो कुछ इसी तरह के रिलेशंस आपके तैयार होकर के सामने आएंगे। क्या? फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए क्या होगा? ये तो फर्स्ट पार्टिकल का हो गया। ठीक है, तो सेकंड पार्टिकल के लिए तो कुछ यही होगा ना, d by dt p2 वेक्टर इज इक्वल टू आपका F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। ठीक है ना, टोटल फोर्स ऑफ पार्टिकल। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये इसको हम क्या लिख देंगे, d by dt p2 वेक्टर हमारा क्या था, m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। क्लियर है यहां पर बात? बढ़िया से समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलिए, मैं अगर बीच में कुछ चीजें आती हैं जो कि मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को कंफ्यूज करती होगी और फॉर श्योर करती होगी, मुझे पता है, मुझे एज अ टीचर भी मालूम है और एज अ स्टूडेंट भी मालूम है कि हम डेरिवेशंस में बहुत छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं और इसकी वजह से हम अपनी डेरिवेशंस में इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और फिर डेरिवेशन करना ही बंद कर देते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूलाज को मगिंग अप करना शुरू कर देते हैं और वो प्रोसेस हमारे लिए क्या है, पॉइजन, जहर की तरह से काम करता है, वो हमें नहीं करना। तो चलिए, यहां तक अब आपको ये पिक्चर बढ़िया तरह से पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में देखो दो इक्वेशंस आ गई, एक तो ये इक्वेशन 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनका LHS और RHS क्या है, अलग अलग हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, चलो इसको लिखते हैं, ये मेरे पास में क्या आ गया, d by dt m1 v1 वेक्टर प्लस d by dt m2 v2 वेक्टर। ठीक है, चलो, और इधर मेरे पास में क्या आ गया, RHS में अच्छा ये अपनी F1 वेक्टर थी। ठीक है ना, ये मेरे पास में क्या आ गया, F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। क्लियर? यहां पर थोड़ा सा अब अपना वही थर्ड लॉस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक, थ्योरी भी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको याद है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता के उपदेश में अर्जुन को कहा था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। ठीक है ना, तो न्यूटन ने पहली बार ये कहा है, हमने तो हजारों साल पहले इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया था और बोल दिया था। वो जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, वही आपका क्या है, वही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है ना, चलो, मतलब कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए, तो अब इसके अकॉर्डिंगली जो अपनी इंटरनल फोर्सेस थी वो क्या थी, इक्वल एंड अपोजिट थी। वो क्या थी, इक्वल एंड अपोजिट थी। एज वी नो दैट द इंटरनल फोर्सेस between particles are equal and opposite। equal माने के उनका मैग्नीट्यूड सेम है और opposite माने के उनकी डायरेक्शन क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, hence F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर। और डायरेक्शन के लिए हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड के लिए इक्वल रख दिया और डायरेक्शन के लिए क्या बता दिया, अपोजिट डायरेक्शन के लिए एक को हमने नेगेटिव साइन लगा करके बता दिया। तो ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। ये हम यहां पर मेंशन कर देते हैं, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है ना, चलो यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छे से बढ़िया से यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा करके समझिए ताकि डेरिवेशन हमारे लिए क्या हो जाए, केवल और केवल ऐसा ना हो कि हमने सीख ली है, नहीं, बल्कि कुछ इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ऐसा फील हो कि इसको तो मैं आराम से ड्राइव कर सकता हूं कभी भी। ठीक है ना, समझे? मतलब 5 से 6 बार अगर साल में देख लोगे ना, तो मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं
समझे? मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ 5 से 6 बार अगर इन डेरिवेशन को इस तरह से मेरे साथ में साल में 5 से 6 बार भी देख लोगे 11th क्लास में, तो आप अगले 6-7 जन्म तक भी इनको भूलने वाले नहीं, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। समझे? रटने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है। हाँ भाई वीडियो चल रही है, बढ़िया चल रही है, शानदार चल रही है। चलिए ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना सुंदर सुंदर लिखने के बाद फिर उसको रब करते समय दुख होता है ना? इतना मेहनत से लिखो फिर रब कर दो। चलो, तो अपने पास में क्या आया था भाई? अपने पास में कुछ इक्वेशन इस तरह की आ गई थी, dy dt m1 v1 वेक्टर प्लस dy dt m2 v2 वेक्टर, इसको लिख दिया हमने। और क्या बचा था? f1 प्लस f2, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। ठीक है, अब जरा एक चीज यहां पर देखो, यहां पर एक चीज को ध्यान से देखो, क्या है? अपनी जो टोटल फोर्स थी वो क्या थी? F12 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर, ये पार्टिकल 1 पर, ठीक है ना? इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं किससे? F1 वेक्टर से। ये टोटल फोर्स कितनी है? F1 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से पार्टिकल 2 पर क्या थी? F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल F2 वेक्टर। ठीक है, ये पार्टिकल 2 पर टोटल फोर्स थी। पार्टिकल 1 पर टोटल फोर्स, मैं टोटल फोर्स की बात कर रहा हूं। टोटल फोर्स किससे बनी है? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यहां पर भी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। पार्टिकल 1 पे जो टोटल फोर्स है F1 वेक्टर, पार्टिकल 2 पे जो टोटल फोर्स है F2 वेक्टर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना? अच्छा, अब ये तो अपनी कैंसिल हो गई, ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो गया भाई? ये दोनों की दोनों कैंसिल हो गई, इक्विवेलेंट अपोजिट होने की वजह से बची क्या? बची F1 और F2 वेक्टर। और ये दोनों ही फोर्सेस क्या है? ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये दोनों ही क्या है? एक्सटर्नल है। और इनको मैं क्या लिखता हूं? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इसको मैं इक्वेट कर देता हूं किससे? F वेक्टर से, स्मॉल f वेक्टर से। ठीक है, तो मैंने वहां पर ना करके यहां पे साइड में एक जगह कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं F1 प्लस F2 वेक्टर को F वेक्टर लिखने जा रहा हूं। ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट मुझे थोड़ी देर के बाद में पड़ेगी, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप याद रखिएगा। इसीलिए मैंने क्या है, पहले से ही वहां पर आपको समझा दिया, ये वो लिख दिया है, उसको लिख लीजिए। ठीक है, चलो, तो ये अपना क्या हो गया? d बाई dt m1 v1 वेक्टर प्लस d बाई dt m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर। क्लियर हो गई यहां तक बात? F1 वेक्टर F2 वेक्टर को मैंने F वेक्टर लिख दिया। और ये क्या है? ये फोर्स कौन सी है? ये एक्सटर्नल टोटल फोर्स है। एक्सटर्नल है ये, ध्यान रखना है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल खत्म हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है, वो कैंसिल आउट हो गई है। इज इट क्लियर? थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ध्यान में रखते हुए हमने इसको कैंसिल कर दिया है। अब हमारे पास में केवल एक्सटर्नल बची है, इसको बार बार मैं एक्सटर्नल लिखूंगा नहीं, यहां पर लिख दिया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल है। अच्छा, अब एक चीज और भी ध्यान रखने वाली, ठीक है? और एक चीज और से पहले क्या है? एक चीज और ध्यान देने वाली, वो क्या है कि डी बाई डी टी को अपना क्या है, बाहर निकाल लिया कॉमन लेकर। ठीक है, अंदर क्या बच गया अपना? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर एक्सटर्नल। अच्छा, अगला स्टेप आ गया। क्या आ गया? अगला स्टेप आ गया आपका v1 वेक्टर क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ मास m1 था कि नहीं था? याद आया? v1 वेक्टर क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ मास m1, मतलब कि पार्टिकल 1 की, दो ही पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी तो डाउट आ सकता है आपके मन में, पूछते तो आप हो नहीं, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूं, क्योंकि मेरे मन में तो आप आ रहे, क्या आ रहा है कि सर
आप टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हो, ऊपर तो आपने लिखा है मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या, 3 पार्टिकल नहीं हो सकते क्या, 4 नहीं हो सकते? भाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। लेकिन हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो फंडामेंटल डेरिवेशन हम कर रहे हैं, मतलब कि दो पार्टिकल वाले सिस्टम को लेकर के हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसको सीख गए तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए जो डेरिवेशन होगी या जो फॉर्मूला होगा उसको बढ़िया से एक्यूरेटली और बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में फाइंड करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है, इसको अच्छे से सीखिए। फिर तो आपको कितने भी 2 की जगह 4 पार्टिकल दे दे, n नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे, फिर आपने क्या लगाना है भाई, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है और उसके अंदर आप समेशन करते चले जाएंगे। तो अगर इसको सीख गए तो उसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना आपने, मैं आपको कराऊंगा एंड यू विल फील कि सर सही में कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इसको बहुत ध्यान से सीखना चाहिए। तो v1 वेक्टर क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m1, और इसको हमने कहा था कि ये क्या है, आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको ध्यान में आ गया होगा। तो क्या यहां पर हम v1 वेक्टर की वैल्यू नहीं डाल सकते? वे बिल्कुल डाल सकते हैं, कौन रोकेगा हमें डालने से? बिल्कुल डालेंगे, हम नहीं मानेंगे। और ऐसे ही ये क्या हो गया, ये हो गया m2, और v2 वेक्टर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चलो इज इक्वल टू f। ठीक है, अब इसको भी कॉमन ले लेते हैं, सब कुछ कॉमन ही आने लग रहा है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। इसे क्यों छोड़े बेचारे को, dy dt m1 r1 वेक्टर प्लस, इसको हमने भी कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। इसको थोड़ा सा छोटा करो, ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर, f कौन सा है, एक्सटर्नल। ये क्या हो गया, dy dt ये क्या हो गया, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, अपना ब्रैकेट में m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर। क्या आ गया अपना, f वेक्टर। लो सर, हो गई हमारी डेरिवेशन कंप्लीट। अभी नहीं हुई है कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं यहां से, ये आपने लिख लिया होगा जरूर। अभी अपनी कंप्लीट नहीं हुई है भाई, ठीक है, थोड़ा सा टाइम, 1-2 स्टेप और लिख लेता हूं, फिर उसके बाद में चुप हो जाऊंगा, अपना मुंह बंद कर लूंगा, ठीक है। चलो, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये अपनी इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, ऑन प्लेसिंग m1 plus m2 in the numerator and denominator on the LHS of equation 3। क्या कारण है कि m1 plus m2 को प्लेस कर देंगे कहां, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, किसके, इक्वेशन 3 के LHS में, RHS में नहीं कह रहा हूं, LHS में रख देंगे, ठीक है। यहां पर हमें इसको प्लेस करना है। अच्छा जी सर, ठीक है, प्लेस कर देते हैं, कर दिया। ये क्या हो गया, मतलब कि न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई करना है और आपका क्या करना है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में अगर आप रखेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑन प्लेसिंग m1 plus m2 in numerator and denominator, as न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कह लो, या फिर आपका न्यूमरेटर के साथ में और एज नीचे डिनोमिनेटर के साथ में, मतलब डिवीजन में हम इसको प्लेस कर देंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 plus m2
डी बाई नहीं डी नहीं था भाई, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। न्यूमरेटर में भी हमने इसको प्लेस कर दिया, m1 m2 को डिनोमिनेटर में प्लेस कर दिया, इज इक्वल टू f वेक्टर, ठीक है सर। प्लेस कर दिया, इससे क्या हुआ बताओ, इससे क्या हुआ, क्या हेल्प मिलेगी हमें? कोई हेल्प मिलती हुई तो लग नहीं रही है, लेकिन भाई मेरे को दिख रही है। क्या दिख रहा है दिखाओ मेरे। ये क्या है आपका, एज वी नो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू rcm वेक्टर। सर ये कहां से आ गया? ये करते करते और आपने ये कहां से रख दिया, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस। और ये क्या है सर? अरे ये क्या है, ये आपको याद नहीं रहा? ये क्या था अपना शुरुआत जो हमने की थी, इसको हमने क्या बोला था? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद आया सर? ये तो याद आ गया, लेकिन ये इसके ये RCM वेक्टर इसके इक्वल कैसे है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात। ये आपने कैसे रख दिया? चलो ठीक है, तो अभी के लिए इसको ध्यान रखो। अभी 1 मिनट के बाद में, जस्ट 1 मिनट का टाइम दो, और 1 मिनट के बाद में हम इसको क्या है, इस को प्रूव करके दिखाएंगे, इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूला को हम ड्राइव करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे 1 मिनट का टाइम दो इसमें। कितने मिनट का? सिर्फ 1 मिनट का। चलो अच्छा, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन नंबर 4 में ये जो m1 r1 वेक्टर ये जो दिख रहा है, ये पूरा ये ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं और उसकी जगह मैं रख रहा हूं r वेक्टर cm। भाई क्योंकि r वेक्टर cm क्या है, इसके इक्वल है, तो यहां इक्वेशन नंबर 4 में से मैं इसको हटा रहा हूं, इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं और इसकी जगह rcm रख रहा हूं। तो तब मेरे पास में क्या इक्वेशन, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, hence m1 plus m2 d square by dt square rcm vector is equal to f vector। क्या करा मैंने? इस इक्वेशन 4 में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको माजरा नजर आ रहा है, इस सारे को मैंने यहां से क्या निकाल के भगा दिया और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, r वेक्टर cm रख दिया, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, m1 प्लस m2, इक्वेशन 4 क्या हो गई, m1 प्लस m2 d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर r वेक्टर cm, इसकी जगह मैंने रख दिया r वेक्टर cm इज इक्वल टू f वेक्टर। बाकी सब सिस्टम सेम। सर वो तो बात समझ में आ गई, आपने इसकी जगह उठा करके ये रख दिया, लेकिन ये इसके इक्वल कहां से आया, ये तो समझ में नहीं आया। अरे भाई रुको, 1 मिनट का टाइम तो दो, अभी मेरा 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दो, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा टाइम दो, मैं आपको अभी प्रूव करके दिखा रहा हूं। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखना, इसको भी ध्यान में रखना। पहले मैं उसको ड्राइव करके लेकर के आता हूँ, फिर इसके बारे में भी थोड़ा आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी आ गई, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, सॉरी बॉक्स में डाल रहा हूँ, क्योंकि यही है मेरा फॉर्मूला जिसके लिए मेरी जद्दोजहद चल रही थी, ठीक है। एक तो ये है और एक ये है, लेकिन इसको यहाँ पर बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो ये क्या है मेरी, ये है मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ी देर में इसके ऊपर वापस आऊंगा, पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। चलो हटाओ इसको, यहां से रख दो, लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको करते हैं यहां से खत्म, इसको यहां से कर दिया खत्म, ठीक है। और अब थोड़ी सी कमर कस के बैठ जाओ, पूरी आंखें गड़ा करके फोन में लेक्चर के ऊपर, क्योंकि हम प्रूव करने जा रहे हैं भाई दिस इक्वल टू दिस कहां से हो गया, ठीक है। मुझे पता है आप लोग इसी चीज का सबसे ज्यादा वेट कर रहे होंगे कि देखते हैं सबने क्या लिख दिया। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि f1 वेक्टर क्या था, f1 वेक्टर था f1 वेक्टर प्लस f12 वेक्टर। कैपिटल F1 वेक्टर क्या था, स्मॉल f1 वेक्टर प्लस कैपिटल F12 वेक्टर। अब मैं कैपिटल और स्मॉल बोल रहा हूं जस्ट आपके लिए, बट बोलने की कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
ये क्या था, ये थी एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल 1 पे, ये थी इंटरनल फोर्स पार्टिकल 1 पे। तो टोटल फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, पार्टिकल 1 पे लगने वाली टोटल फोर्स को F1 वेक्टर लिख दिया था, बस याद आ गया होगा। और इसी तरह से F2 वेक्टर क्या था, वो था आपका F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। ये याद आ गया क्या, बढ़िया तरह से, चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बोल दूंगी इसको, 5 और 6 बोल दूं, ठीक है। 5 और 6 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड किया, क्या आ गया मेरे पास में, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर। अब मेरी थोड़ी सी मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप सब चीजों को समझ चुके हो। ये दोनों कैंसिल हो गई थी, इक्वल एंड अपोजिट थी, बचा क्या अपने पास में, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। और F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर को हमने क्या लिख दिया था, F वेक्टर लिखा था क्या नहीं लिखा था, तो चलो इसको लिखा ही रहने दो, आगे लिखते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर लिखा था कि नहीं लिखा था, F1 प्लस F2 को लिखा था। ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स थी, टोटल एक्सटर्नल फोर्स थी F वेक्टर। अब ये बताइए सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या सिद्ध कर गए, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये F1 किसके ऊपर है, मास 1 के ऊपर है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, M1A1 वेक्टर प्लस F2 किसके ऊपर फोर्स है, F2 फोर्स है आपकी किसके ऊपर, पार्टिकल 2 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी M2A2 वेक्टर इज इक्वल टू, और ये F वेक्टर क्या है, ये टोटल फोर्स है उस सिस्टम के ऊपर, और ये कहां पर एक्ट कर रही है, ये एक्ट कर रही है भैया तुम्हारे सेंटर ऑफ मास पे। कहां पे एक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रही है। जैसे ये पेन है, 2 पार्टिकल सिस्टम में इसको कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर आप देखें, अब मैं कैसे बताऊं आपको, अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं, यहां पे रखता हूं, मैं रख नहीं पा रहा हूं एक्चुअली, सॉरी, ठीक है ना भाई। आप ये समझो एक टेबल के ऊपर ना इसको पेन को प्लेस करो और इसके ऊपर की तरफ यहां पर इसको पुश करो, फॉर श्योर ये गिर जाएगा। थोड़ा सा अपने फिंगर को नीचे की तरफ आप शिफ्ट करिए, फिर पुश करिए, फिर गिरेगा। लेकिन कोई ना कोई पॉइंट इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के ऊपर ऐसा आएगा कि जहां पर आप फोर्स लगाओगे तो ये क्या है, एक लीनियर पाथ पर आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वही है ये एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगाओगे ना इस 2 पार्टिकल सिस्टम पे, स्पैन पे, कहां लगाओगे, इसके सेंटर ऑफ मास पर जब लगाओगे तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा। आपको ऐसा लगेगा, ऐसा हम कंसीडर करेंगे कि जैसे तो इस पूरे 2 पार्टिकल सिस्टम का मास, टोटल मास कहां पर कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट पर जिसको कि हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं। तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं ना, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ये वाली F वेक्टर, ये कहां पर लगने वाली फोर्स है, ये उस सेंटर ऑफ मास पर लगने वाली फोर्स है। ये भी यहां पर उस सेंटर ऑफ मास पर लगने वाली फोर्स है। और ये फोर्स किस पे है, M1 मास पे, ये फोर्स किस पे है, M2 मास पे, और ये फोर्स किस पे है, उस पूरे बॉडी का जो पॉइंट, जिसको कि हमने कहा कि पूरी बॉडी का मास यहां पर हम कंसंट्रेटेड मान करके चल रहे हैं और इसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, उस सेंटर ऑफ मास पे लग रही है ये वाली फोर्स F वेक्टर, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स। समझ गए। अब जब ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो किस पे लग रही है भाई, ये तो सेंटर ऑफ मास पे, और हम मान के चल रहे हैं कि सारी पूरी बॉडी का, इस 2 पार्टिकल सिस्टम का पूरा मास वही कंसंट्रेटेड है। तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन मास कौन सा, टोटल मास, टोटल मास, पूरा मास। और एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये वाला एक्सेलरेशन किसके हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन किसका है, सेंटर ऑफ मास का, उस पॉइंट का जहां पर इस 2 पार्टिकल सिस्टम का मास आप कंसंट्रेटेड मान रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपका M1। अब एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, जैसे कि वेलोसिटी था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझे। इसको भी वेलोसिटी का तो मैंने आपको समझाया था कि नहीं क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो इसको भी अगर अच्छे से समझना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा,
मेरी वीडियोस देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां पर बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि काफी हद तक अब आप इसको समझ चुके होंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। तो क्या है, d² बाई dt स्क्वायर r1 वेक्टर। सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है भाई, ये क्या है, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी होता है। साथ ही एक्सेलरेशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ही रखी हुई है, अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली आपको समझ में आएगा। चलो खैर, अभी हम उसमें इतना नहीं जा रहे हैं। अब यहां पर क्या हो गया, प्लस m2 a2 क्या हो गया, d² बाई dt² r2 का वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये तो आपका मास है, चलो इस मास को तो ऐसे रख देते हैं, ठीक। एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन वो जो है d² बाई dt² और rcm वेक्टर, मतलब कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ किसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो आरएचएस में जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, सेंटर ऑफ मास की हो रही है। एलएचएस में जो बात हो रही है वो आपके पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की हो रही है। यहां तक बात आपको क्लियर हुई, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रद्द कर देते हैं, उस ऊपर वाले सिस्टम की हमें नहीं जरूरत तो पड़ेगी, बस इतना सा हम रद्द कर सकते हैं, तो उसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, थोड़ा सा यहीं पर लिखता हूं, ये d² बाई dt², ये तो आ गया कॉमन, तो ये क्या हो गया, d² बाई dt², ये तो कॉमन आ गया अपना, और अपने पास में बचा क्या, अपने पास में बचा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो मास है कैपिटल मास, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बचा क्या, d² बाई dt²। देखो यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए भैया, बोल रहे हैं बट लगा नहीं रहे, ठीक है ना, तो ऐसी गलती ना करें। rcm वेक्टर, d² बाई dt², ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल मैथ्स आपको पता लग जाएगा। बचा क्या अपने पास में, अपने पास में बचा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M क्या था, टू पार्टिकल सिस्टम का टोटल मास, और वो किसके इक्वल था भाई, वो इक्वल तो m1 प्लस m2 के था, दो ही तो पार्टिकल थे, एक का मास m1 एक का मास m2, दोनों को जोड़ दो टोटल मास आ जाएगा। तो कैपिटल M किसके इक्वल था, m1 प्लस m2 के इक्वल था, और इधर क्या बच गया अपना r वेक्टर cm, क्या बच गया, r वेक्टर cm। प्रूव हो गया, खुशी हुई होगी ना, है ना। ऐसे ही खुशी हमें होती है कब, जब किसी चीज को, किसी डेरिवेशन को हम स्टेप वाइज एक एक करके बढ़िया से समझते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट उसके अंदर हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं रख देना कि जी किसी ने बोल दिया कि भाई दिस इक्वल टू दिस, कि ये जो है ये इक्वल है इसके आरसीएम के, नहीं, हमें क्या है उसको देखना भी चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्यों इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमने उसको प्रॉपर्ली ड्राइव करके देखा कि वो क्यों उसके इक्वल आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हमने क्या रख दिया, आरसीएम रख दिया, हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला हमारे पास में कौन सा आ गया, अब क्योंकि हमने इसको प्रूव भी कर दिया है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास में किसका आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ COM, ये आ गया मेरे पास में फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ COM। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, r वेक्टर COM फाइंड करना है, तो फॉर्मूला मेरे पास में क्या रहेगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2,
बुक में जगह जगह लिखा होगा, न्यूमेरिकल्स में जगह जगह यूज करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन डिराइव कैसे होगा ये कोई भी नहीं बताएगा। इतना डीपली तो एटलीस्ट कोई भी नहीं बताएगा, समझे। लेकिन आपको क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद में, इस लेक्चर को देखने के बाद में क्या मिला होगा, एक बूस्ट मिला होगा, एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि चलो आज हम भी जानते हैं कि ये एक्चुअली फॉर्मूला आया कहां से है, और अब इसको अप्लाई करने का मजा अलग ही होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक फॉर्मूला आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये मेरे पास में एक फॉर्मूला आ गया किसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी है, सेंटर ऑफ मास की ही इक्वेशन ऑफ मोशन है, समझे। इसके ऊपर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं और फिर एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करके वीडियो को, लेक्चर को आज के एंड करते हैं। ठीक है, चलो अपने पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आई सर, क्या है, m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर cm वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर, आई से। लेकिन सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन से तो फोर्स का फॉर्मूला मिला था, फोर्स का फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां तो बस F तो दिख रहा है, बट ये m इंटू ए ये तो कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा सर। ये दिखाओ मैं, ये कहां पर है, दिखाता हूं, दिखाता हूं, एक मिनट रुको, ध्यान से देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखो। ठीक है, m1 प्लस m2 क्या था, कैपिटल M था कि नहीं था सर, था याद आ गया था, इनटू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आरसीएम क्या था, ये क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था कि नहीं था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था कि नहीं था, और ये था अपना एफ वेक्टर। क्या समझे, क्या समझे, फिर से एक बार मजा आया, फिर से एक बार खुशी हुई, बिल्कुल हुई होगी, मुझे तो बहुत ज्यादा हुई भाई, आपको भी हुई होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन किसी ने बोल दिया m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टोटल मास इक्वल टू एफ वेक्टर। लगा दो बेटा फॉर्मूला, लगा दो, ये पकड़ो न्यूमेरिकल लगा दो, इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगेगा। आपको पता ही नहीं ये फॉर्मूला कहां से है, यही फॉर्मूला क्यों लगेगा, ये फॉर्मूला उस फॉर्मूला के जैसा दिखता ही नहीं जो क्लास 9 में पढ़ करके आए थे, लेकिन अब आपको ये उसके जैसा नजर आने लग गया होगा। ये मास क्या है, ये मास क्या है, इस टू पार्टिकल सिस्टम का टोटल मास, जिसको हम कंसंट्रेटेड कहां पर मान रहे हैं, इसके कहां पर, आपके पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि एक पॉइंट मान रहे हैं कि वहीं पर सारा मास इसका कंसंट्रेटेड है, उसी मास पे, तो उसी पॉइंट पे तो ये क्या होता है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अरे बच्चों एक बात बताओ, उसी पॉइंट पे तो ये क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी इसको इधर की तरफ पुश करता हूं तो ये देखो गिर जाता है, अगर मैं इसको इधर की तरफ पुश करता हूं ये गिर जाता है। तो एक पॉइंट है, इसके लाइन ऑफ जॉइनिंग पे पॉइंट है जहां पर सारा का सारा मास क्या है, कंसंट्रेटेड है, तो वही क्या है, हमारा सेंटर ऑफ मास है, समझे। तो सारा मास वहां पर कंसंट्रेटेड है, और जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस को लगाते हैं इसको मूव कराने के लिए, लीनियर पाथ में पुश कराने के लिए, अभी हम रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसके ऊपर ये फोर्स लगाते हैं उस एग्जैक्ट पॉइंट पर जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, सेंटर ऑफ मास के अंदर, क्योंकि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड हम कहां पर मान रहे हैं, उसी पॉइंट पर मान रहे हैं। तो क्या अपना फोर्स का फॉर्मूला नहीं आ गया, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, अरे आ गया, बढ़िया से आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आराम से फॉर्मूला आया, आराम से हमको समझ में आ गया, गेटिंग। चलिए, तो यहां तक की पिक्चर आपको बढ़िया क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स को और उठाते हैं, और फिर हम लोग बिल्कुल बढ़िया से प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इस टॉपिक से आने वाला कोई भी न्यूमेरिकल हम छोड़ने वाले नहीं है। उसी इक्वेशन को देखते हैं, वो इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ COM, ये फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, इसी की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर मार्क कर देता हूं। ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर cm
भाई कहीं पे अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो इतना घबराना मत, वही है, आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जस्ट इसको RHS LHS में शिफ्टिंग कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी आपको लिखा हुआ कहीं पे मिल सकता है, तो डरना नहीं है। अच्छा, एक स्पेशल केस लेते हैं, एक केस लेते हैं, एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस इफ, मेरे फोन से कुछ आवाज आ रही है? नहीं, ऐसा लगा जैसे कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कॉल आ जाती है और वीडियो मेरी कट जाती है बीच में, ठीक है। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, मतलब कि उस टू पार्टिकल सिस्टम में जो दो पार्टिकल्स हैं m1 m2 मास वाले, उन दोनों का मास क्या सेम है, मान लो दोनों 5-5 किलो के, ठीक है। तो तब इस इक्वेशन में अगर हम इस फॉर्मूला में अगर ये वैल्यू को प्लेस करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, m r1 वेक्टर प्लस m r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस m इज इक्वल टू r com वेक्टर। भाई कहीं पे RCM लिख रहा हूं, कहीं पे RCOM लिख रहा हूं, उससे कंफ्यूज मत होना, कोई फर्क नहीं। m क्या आ गया, यहाँ पर कॉमन आ गया, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2m, m से m कैंसिल हो गया, r वेक्टर com, तो ये अपने पास में क्या आ गया, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू r वेक्टर com या फिर cm। ये अपने पास में क्या आ गया, एक स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला आ गया। हाँ, क्या फॉर्मूला है, कैसे हेल्प करेगा भाई? ऐसे हेल्प करेगा, मान लो आपके पास में एक टू पार्टिकल सिस्टम है, ये रहा आपका टू पार्टिकल सिस्टम, ये रहा आपका टू पार्टिकल सिस्टम, और ये हो गई इनकी लाइन ऑफ जॉइनिंग, ये क्या हो गई, इनकी लाइन ऑफ जॉइनिंग हो गई, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि m1 m है और m2 भी कितना है, वो भी m है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, कहां पे निकलेगा भैया? कुछ नहीं करना, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर का क्या निकालो, एवरेज निकालो, डिवाइड कर दो उसको 2 से, ठीक है। आपके पास में क्या आ जाएगा, RCOM आ जाएगा, मतलब कि पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। और फॉर श्योर ये पोजीशन वेक्टर कहां पर होगा, ये पोजीशन वेक्टर कहां पर होगा, ये RCM, ये बिल्कुल लाइन ऑफ जॉइनिंग के बीचों बीच होगा। इसका मतलब पता है क्या है, समझो। जैसे कि मान लो ये पेन है, ये पेन है, इसको मैं बैलेंस कर रहा हूं, ये देखो, ये ध्यान से देखो, तुम भी बैठे बैठे कर सकते हो, समझे? ये देखो, इसको मैंने बैलेंस कर लिया। आप नोटिस करो, इसका सेंटर ऑफ मास इसके कैप की तरफ है, इसके कैप की तरफ शिफ्टेड है। इससे क्या पता लगता है कि टू पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हैवी मास की तरफ ही हमेशा शिफ्ट होगा। अगर लाइटर मास की तरफ मैं जाता हूं तो ये पेन क्या है, गिर जाएगा, समझे? लेकिन अगर मैं इसको निकाल देता हूं कैप को, तो ये पेन जो बैलेंसिंग होगी इस पेन की, वो लगभग देखिए बीच में हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इधर मास और इधर में मास क्या है, लेफ्ट और राइट में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए सेंटर ऑफ मास कहां गया, बिल्कुल बीच में आ गया। कहां गया, बिल्कुल बीच में आ गया। तो उसी के लिए हमारे पास में ये एक स्पेशल केस है, उसका फॉर्मूला है। तो पूरा इतना तामझाम नहीं लगाना। अगर आपके दोनों मासेस m1 और m2 के आगे सेम आ गए तो जस्ट क्या करिए, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर का एवरेज निकाल दीजिए, मतलब डिवाइडेड बाय 2 आपका अगर हो गया है तो आपके पास में RCOM आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा किसका, सेंटर ऑफ मास का। वो हमेशा आएगा बीच में आएगा, लाइन ऑफ जॉइनिंग के बीच में आएगा। मतलब अगर लाइन ऑफ जॉइनिंग 10 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर का आएगा, m1 से भी 5 सेंटीमीटर, m2 से भी 5 सेंटीमीटर। तो MCQ में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट हम इसमें आंसर लिख सकते हैं मेरे भाई, मेरे बच्चों, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है ना, झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला किसी ने दे दिया तो हमेशा क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, स्ट्रगलिंग करते रहोगे कि भाई ऐसे कैसे, रटना शुरू कर दोगे। अच्छा ऐसा हुआ तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ऐसा हुआ तो वो फॉर्मूला लगा दूंगा। लेकिन अब क्या है, डेरिवेशन के बाद में बात दिमाग में घुस गई है। कितने जन्मों के लिए घुस गई है, 7 जन्मों के लिए घुस गई है। और कितनी बार हमें डेरिवेशन को देखना है, कितनी बार देखना है, साल में अगर 7 बार भी देख लोगे तो 7 जन्मों का काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और रह गई है मेरी, बस फिर मैं पक्का चुप हो जाऊंगा, फिर अगले ही लेक्चर में बोलना शुरू करूंगा, इतने बात नहीं करूंगा।
ठीक है, बस थोड़ी सी देर के लिए मुझे और बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी देर के लिए और बर्दाश्त करो, ठीक है ना। क्या था सर, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, सब दिमाग में से निकल गया। चलो, ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, ये था अपना ओरिजिन। फटाफट से बताता हूँ आपको, ज्यादा टाइम अब आपका नहीं लूंगा, ठीक है। ये था मेरा m1 मास, ये था मेरा m2 मास, और ये थी इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग, और यहाँ कहीं था अपना क्या था भैया, यहाँ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये था इसका r1 वेक्टर, ये था इसका r2 वेक्टर, और ये था इसका rcm वेक्टर, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका r1 वेक्टर के पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं होंगे क्या x और y एक्सिस में? इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं होंगे? अरे बिल्कुल होंगे। क्या होंगे? x1 y1। उसी तरह से इसके नहीं होंगे क्या? इस r2, सॉरी चलो एक ही खींच देते हैं, फिर उसको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रद्द कर लेंगे, डॉटेड होगी, ठीक है। इसके नहीं होंगे क्या? इसके भी होंगे भाई, x2 y2, इसके भी तो होंगे, इसके भी होंगे। तो क्या अपने RCOM के पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं होंगे क्या? अरे एक बात बताओ, जब ये आपका R1 वेक्टर और R2 वेक्टर से ही फाइंड किया जा रहा है और उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट है, तो इसके नहीं होंगे क्या? मतलब RCOM पे पहुंचने के लिए क्या आपको x एक्सिस और y एक्सिस में नहीं चलना पड़ेगा? अरे बिल्कुल चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास में क्या आ गया, एक फॉर्मूला आया था RCM वेक्टर का, फॉर्मूला आया था m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो भाई इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट भी तो होंगे, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी तो होंगे, समझे? क्या होंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट? थोड़ा सा इसमें गैप बना लेते हैं, ऐसा लग रहा है एक ही वर्ड लिखो, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी तो होंगे। क्या होंगे भाई? एक्स एक्सिस में भी कुछ चलोगे, वाई एक्सिस में भी चलोगे, नहीं चलोगे क्या? बिल्कुल चलेंगे सर, आप आपकी बात को मानेंगे। एक्सिस यूनिट क्या हो गया था? एक्स यूनिट m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 भाई ये क्या था? r1 वेक्टर x एक्सिस में x1, r2 वेक्टर x एक्सिस में x2, तो हमने क्या रख दिया? वैल्यूज रख दी, और आपका क्या आ गया? xCOM आ गया। इसी तरह से yCOM नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो अपने पास में देखो कितने बढ़िया बढ़िया तीन फॉर्मूला आ गए, और तीनों को एकदम बढ़िया बढ़िया से बॉक्सेस में डाल देते हैं, तीनों को डाल दो, ठीक है ना। ये हो गया अपना पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और इसी तरह से अपने पास में एक और फॉर्मूला आया था, उसको भी लिख लेते हैं यहीं पर ही। चौथा फॉर्मूला, हाँ लिख लेते हैं उसको भी, m1 प्लस m2 d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर r वेक्टर cm f वेक्टर। ये फॉर्मूला ये भी तो आया था इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ये क्या था अपना चौथा फॉर्मूला। और शायद छोटे छोटे हमने कुछ और रिलेशंस भी फाइंड किए होंगे, तो पूरी वीडियो के अंदर आपके हैं, कहीं पर जाने वाले तो है नहीं, तो उनको देखिए। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये आपका क्या हो गया, लास्ट में कंक्लूजन हो गया कि कितने फॉर्मूलाज हमने इक्वेशंस वगैरह से ड्राइव किए, ठीक है। तो बढ़िया, एकदम खुश हो, मजे में, ठीक है। इस तरह से अगर हमने डेरिवेशन को देख लिया है ना, समझ लिया है, तो फिर हम रात को क्या करेंगे? चद्दर तान के सोएंगे, समझ गए, बिना किसी डर के। एक साल है पूरा हमारे पास में, पूरा एक साल चद्दर तान करके सोएंगे, और इतनी अच्छे से डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करने के बाद में न्यूमेरिकल्स को हम कैसे निकालेंगे? चुटकियां बजाएंगे और न्यूमेरिकल्स हमारे आगे आगे भागेंगे, समझे? आप देखिएगा ऐसे ही होगा, बस बढ़िया से डेरिवेशंस को इस तरह से प्रिपेयर करें, ठीक। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अब की बार हम डिस्कस क्या करेंगे, हर बार की तरह मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहने वाला है। इस बार हम ड्राइव करेंगे इक्वेशंस और फॉर्मूलाज आपके किसके लिए? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अब आपसे, बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग, सब्सक्राइब द चैनल। भैया पहली बार मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और साथ ही साथ में हर बार एक बार बोलता हूँ, कमेंट्स भेजिए, क्वेरीज भेजिए,
ठीक है, चलो बाय।